चलो ध्यान, सबका ध्यान यहाँ पे। स्टार्ट कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो तो इसके पहले कल का एक रिवीजन करते हैं हम लोग। कल जो जो पढ़ाया था सब याद है तुमको? कल का फर्स्ट क्वेश्चन बोलो क्या था, थोड़ा एक फटाफट रिवीजन करते हैं। एक मिनट बुक बंद कर दो, थोड़ा एक ओरल ले लेता हूँ, देखते याद है क्या तुमको। बुक्स बंद कर दो। वॉइड तो तुमने पढ़ा है, सॉलिड स्टेट नहीं सॉल्यूशन। बुक्स बंद कर दो, फटाफट एक शॉर्ट में एक ओरल लेता हूँ। बंद तो करो, पूछूंगा कैसे मैं। बुक्स बंद। चलो आंसर देना है, बुक्स बंद रहना चाहिए। तो बोलो सबसे पहला क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। डेफिनेशन बोलो सॉल्यूशन का, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस टू और मोर नॉन रिएक्टिव और प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस नॉन रिएक्टिंग होता है। फिर सेकंड अपन ने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बताओ सॉल्यूशन के? इधर बैठ जाओ। टू। बोलो कौन सा? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या रहता है सोल्यूट? द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, और सॉल्वेंट द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट। ये पढ़ा था। फिर वो एक क्लासिफिकेशन देखा था, वो तुमको ऑलरेडी याद है, उसमें इतना कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर क्या पढ़ाया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग, याद है? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या? वेपर प्रेशर। एक मिनट, उससे पहले वेपर प्रेशर पढ़ा था अपन ने। डेफिनेशन बोलो वेपर प्रेशर का। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर अपन ने पढ़ा कि वेपर प्रेशर को तीन फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉल्वेंट का नेचर, सोल्यूट का नेचर और टेम्परेचर। सॉल्वेंट के नेचर में क्या देखा था? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट। ज्यादा रहेगा तो नॉन वोलेटाइल, बराबर, तो वेपर नहीं बनेगा, तो वेपोरेशन नहीं आएगा। फिर वोलेटाइल पढ़ा था अपन ने। वोलेटाइल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो था तो वोलेटाइल हो जाता है, खुद भी जाता है और साथ में जो नीचे रहता है उसको भी लेके जाता है, याद है? नहीं कल पढ़ा था अपन ने। और हाँ ये हो गया। और नेचर ऑफ सोल्यूट में अपन ने क्या पढ़ा था? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, याद है ना? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे हम लोग सॉल्वेंट पे ऐड करते हैं वो सरफेस पे आ जाता है, खुद ऊपर जाएगा नहीं और नीचे वाले को ब्लॉक कर देता है। लेकिन वोलेटाइल रहेगा तो वो ऊपर भी जाएगा और नीचे वाले को भी साथ में लेके जाता है, सॉल्वेंट को भी, याद है ना? और टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। ये कल इतना पढ़ा था अपन ने। चलो और एक चीज और भी किया था, जरा याद दिलाओ। ये क्या होता है? P1 नॉट। P1 नॉट क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कल पढ़ा था अपन ने। और P1 भी पढ़ाया था तुमको। P1 ये क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, याद है ना? और डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सब याद होना चाहिए, पहले का आएगा तो आज का समझ में आएगा कुछ। ये सब याद होना चाहिए तुमको। बताओ P1 नॉट और P1 में बड़ा कौन होता है? P1 नॉट और P1 में ज्यादा कौन होता है? P1 नॉट ज्यादा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, जैसे सोल्यूट ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो ब्लॉक कर देता है सरफेस को। पढ़ा है अपन ने ये चीज। चलो तो पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वही रिलेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RLVP, तुम लोग पूरा लिखना, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है सुनो, इसके बारे में जरा बताओ। ये क्या है जो ऊपर लिखा है मैंने, वो क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को इससे डिवाइड कर दूं, ये कौन है? P1 नॉट। बताओ इसके बारे में बताओ कुछ। ये है वेपर प्रेशर ऑफ, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। डेल्टा P का फॉर्मूला बोलो, इधर पूछा नहीं। डेल्टा P ये सब फॉर्मूले से। डेल्टा P का बोलो फॉर्मूला क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1, कल पढ़ा है ना हमने ये सब चीज। तुम्हारा कल लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये कल का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ क्या डार्क हो गया? ठीक है देखो, हाँ तो ये याद है ना सबको, तुमको ये सब चीज क्लियर है? ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना? तो एक बार चाहिए तो देख लो, नहीं तो फिर आज बहुत डेंजर इसके ऊपर और एकदम एडवांस लेवल पे आने वाला है ये सब चीज़। मालूम है ना ये सब चीज़? कल पढ़ा है अपन एकदम अच्छे से डिटेल में। हाँ तो डेल्टा P का फॉर्मूला लिखा है मैंने, बताओ डेल्टा P का फॉर्मूला क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, ये ना? बस चलो डिफाइन करो, बोलो एक ही लाइन लिखना, उसके बाद एक फॉर्मूला लिखना है। बोलो डेफिनेशन क्या रहेगा? बोलो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ is defined as ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent। जब तक अल्फाबेट के नाम तुमको याद नहीं रहेंगे तब तक डेफिनेशन नहीं आएगा, इसलिए तुमको सबके नाम याद होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करो। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 वेपर प्रेशर ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। डेल्टा P लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये डेल्टा P का फॉर्मूला तुमको मालूम ही रहेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होता है?
सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है, बराबर, ठीक है। चलो तो अप्लाई करते हैं। ये तो तुमको फॉर्मूला एक बार फिर से बोल दो जरा, फर्स्ट पॉइंट वो फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट तुमको फॉर्मूला लिखना है। बोलो फर्स्ट पॉइंट जल्दी। रिलेटिव लो, थोड़ा एनर्जी में रहो, सुबह का टाइम है, बोलो बोलो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ is defined as ratio of lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solid। ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखना है, जल्दी लिखो, चलो फटाफट स्टार्ट। क्वेश्चन 8 जल्दी करना, स्पीड में आगे बढ़ेंगे आज अपन। है इधर आगे जगह है भाई, बैठो। तुमको मैंने कुछ काम दिया है, फटाफट करो। लॉग लगाने सबको आता है ना, लॉग यूज करने? हाँ, तो आज के न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कराऊंगा, बाकी तुम्हारा काम है। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स है। जो 2 पॉइंट मैंने बोला था फटाफट फटाफट लिख दो। एक तो थियरी था और एक ये है। श्रवण है जगह है, रख उधर रख दे, आजा आजा, है जगह। चलो जल्दी 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 फटाफट लिखो, एकदम स्पीड में। और वो थर्ड तीसरा क्रिश नहीं आ रहा है, ठीक, इधर बैठ जाओ। जल्दी 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 भाई फटाफट 2 पॉइंट कंप्लीट करो। और 8:15 से लेट मत हो, 8:15 लास्ट, 8:15 को मैं डॉट चालू कर देता हूँ लेक्चर। ट्रेन, हाँ ट्रेन का क्या कर सकता है अपन, चलता है ट्रेन का। चलो 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 जल्दी, हो गया? मैं बोलूँ कि कुछ भी लिख दिया तुमने? वहाँ पे लिखा है ना सिस्टमैटिक, बोलो एक बार रिपीट करो, बोलो क्या लिखा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है ना? फॉर्मूला लिखा, दोनों जैसा मैंने लिखा ऐसा फॉर्मूला लिखा। चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन 8। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जल्दी यार, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दो क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल आने के लिए केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सबसे इजी होता है। कंडीशन है, थियरी याद आ, तुमको थियरी मालूम रहना चाहिए, उसका थियरी क्या है। थियरी में गड़बड़ तो फिर गया, फिर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल रहता बहुत इजी है, लेकिन पैरेलल कराऊंगा न्यूमेरिकल इसके साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ पढ़ो क्या क्वेश्चन लिखा है। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हाँ तो राउल्ट्स एक साइंटिस्ट का नाम है। ये क्या बोलते हैं कि समझो एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, इधर डायरेक्ट बनाऊं क्या, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ध्यान ध्यान सबका इधर। मेरे पास एक सॉल्यूशन है और तुमको मैंने भी बताया कि सॉल्यूशन में 2 चीज होता है और वो 2 चीज स्पेसिफाई भी किया है। बोलो पहला क्या होता है? नहीं अच्छे से बताओ, पूरा प्रॉपर। नहीं 2 चीज, सॉल्वेंट और सोल्यूट तो होता ही है, एकदम डिटेल में बताओ, डिटेल में। एक तो होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, करेक्ट है, एक होता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और दूसरा बताओ है आओ जल्दी जल्दी जल्दी, दूसरा बताओ क्या बोल रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट। क्या ये क्लियर है? ये पहली बार तो नहीं सुन रहे हो तुम लोग। इसके पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट से बनता है, मैंने और एकदम डिटेल में बता दिया। एक्चुअल में हम लोग ये चैप्टर में जो देख रहे हैं, ये चैप्टर में सॉल्यूशन बनेगा प्योर सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल। ये चीज याद होना चाहिए, सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होना चाहिए और सोल्यूट कैसा होना चाहिए? तो ही केस में, मतलब यही केस हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले। चलो एक बार फिर से ध्यान दो जरा। तो राउल्ट्स लॉ क्या बोलते हैं, अगर ऐसा तुम लोग कोई एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें एक प्योर सॉल्वेंट है और एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो क्या करो, इसमें जो वेपर प्रेशर होता है ना सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कोई बताएगा किससे डिनोट करते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P1 नॉट, क्या P1? बोलो जल्दी, ये चीज क्लियर होना चाहिए तुमको। मेरे को चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखूं मैं? P1। क्या ये क्लियर ना सबको?
हाँ, तो P1 मतलब क्या, अल्फाबेट से पढ़ने का स्टार्ट करो। ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी तक ऐसा हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, या फिर ऐसा राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ये तो बताना पड़ता है हर बार, ये तो हमेशा बताना पड़ता है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू ये क्या है बोलो, नहीं, पूरा नाम बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, उसका खुद का मोल फ्रैक्शन x1, x मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, पढ़ा है अपन ने ये सेम चैप्टर, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में 11th में, उधर पढ़ाया था मोल फ्रैक्शन इज इक्वल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, 11th में है ऐसा। हाँ, तो x1 का नाम याद रखो, एक नया चीज तुम्हारे इसमें आ गया। x1 मींस क्या है, x1 मींस मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सोल्यूट, ऐसा याद रख लो। जो ज्यादा क्वांटिटी में है ना, मैं सॉल्वेंट नंबर भी डालते, जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखते जाता हूं मैं। हाँ, एक नया चीज तुम्हारे पास आया है x1, नाम याद रहेगा सबको x1 का, बोलो क्या नाम है x1 का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, एक बात और क्लियर कर दो, आगे चैप्टर में किधर भी तुमको नंबर दिखे, 1 नंबर दिखा तो समझ जाओ वो सॉल्वेंट के लिए, और 2 नंबर दिखा तो सोल्यूट, ये बाय हार्ट कर लो, ये चीज क्लियर है, ये आना ही चाहिए इतना। तो ये एक बार देख लो, मैं इंडिविजुअली तुम में से देखते पूछते तुमको याद है क्या, इसी बैठे खाली लेक्चर में जरा उसको अच्छे से देख लो, उसमें से कुछ पूछता हूँ मैं तुमको, मतलब उसका नाम पूछूंगा और क्या, बस नाम पूछूंगा और कुछ नहीं, वो सबका नाम देख लो क्या क्या है, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो क्या लेक्चर में। इतना ही, सिर्फ इतना है, चैप्टर यही है, इतना हो गया तो बोलना, हो गया, देख लिया, पूछू, आदर्श ध्यान दे रहा है नींद में, नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हर्ष बोलेगा पहले, हर्ष बताइए डेल्टा पी का नाम क्या है, डेल्टा पी का नाम बताना, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और कौन बोलेगा पीछे, रोहित तो बोल, ये P1 नॉट का नाम क्या है, P1 नॉट प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और कौन बोलेगा, और धीरज तू बोलेगा P1 मीन्स क्या होता है, P1 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक। और पूर्वा, x1 का नाम क्या है, x1 x2 करेक्ट ना, 2 मतलब सोल्यूट होता है, आया नहीं लेकिन आ सकता है ना, आ सकता है, ठीक है। और ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, और कौन क्या बोलेगा, सिमरन, RLVP का फॉर्मूला क्या है, इधर वहाँ नहीं देखना है, हाँ क्या, डेल्टा पी बाय P1 नॉट। और पवन, डेल्टा पी मतलब क्या, बोलो मत उसको बोलने दो, हाँ लोअरिंग, और P1 नॉट, हाँ वेपर प्रेशर किसका, नहीं कंटेनिंग नहीं आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 क्या होता है, P1 नहीं, किसका पहले बताना पड़ेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, याद रहेगा ना, बहुत जरूरी है ये, नहीं तो गड़बड़ कर देगा आगे जाके, इससे बहुत डेंजर पैरामीटर आगे आने वाले हैं, और इसके जैसे ही रहेंगे वहां पे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पहले क्लियर रखो। हाँ, क्या तुमको राउल्स लॉ याद है, तो राउल्स लॉ बहुत सिंपल है। राउल्स लॉ कौन से सॉल्यूशन के लिए, बताओ कैसा सॉल्यूशन, अरे बताओ कैसा सॉल्यूशन, जिसमें क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, प्योर सॉल्वेंट तो हर जगह रहता ही है, बराबर है। तो इसमें मैंने जो लॉ लिखा है, लॉ वो किसके लिए, देखो किसके वेपर प्रेशर के लिए, अरे किसका वेपर प्रेशर है ये, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट में नॉट आता है ऊपर, ये सॉल्यूशन है, बराबर है। तो पॉइंट बहुत सिंपल है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट स्टेट्स दैट, बोलो स्टेट्स दैट क्या, पूरा नाम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन, इट्स क्यों बोल रहा हूं, सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन है वो, सही है ना। चलो एक बार रिपीट करके दिखाओ, बोलो, Raoult's law for non-volatile solute states that the vapor pressure of containing is equal to the vapor pressure of times its mole fraction। वो तुम्हारा काम है, वो तुम याद रखो, तुमको लिखना है, अभी नहीं, बाकी है, बहुत बाकी, रुक जाओ। क्या ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट नया फॉर्मूला ऐड करेंगे हमारे इसमें, P1 का फॉर्मूला बोलो, P1 का फॉर्मूला क्या है,
P1 नॉट इंटू x1 बराबर है। तो एक लिस्ट हमारा रेडी हो रहा है यहाँ पे ऐसा धीरे धीरे, क्लियर है ना इतना? हाँ, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट टाइम x1। चलो हमने 11th में पढ़ा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, पढ़ा है ये, टेक्स्ट बुक में है बराबर। नहीं याद रहेगा तो अभी याद रखो, अगर मैं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन से प्लस कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो एक काम करते हैं, x1 का वैल्यू उठा के ऊपर पुट करते हैं, x1 का वैल्यू। चलो x1 का वैल्यू निकालते हैं, बोलो x1 का वैल्यू क्या आएगा? x2 भेजो उधर, 1 माइनस, चलो पुट करते हैं x1 के जगह पे, तो x1 का वैल्यू x1 के जगह पुट करते हैं। बोलो देयरफॉर P1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट तो है x1 के जगह 1 माइनस, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग बराबर? चलो P1 नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, P1 नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, P1 नॉट को x2 से मल्टीप्लाई, बोलो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट टाइम्स x2। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सुनो, एक बात बताओ, P1 नॉट बड़ा क्या P1 बड़ा? बोर्ड पे ही है, P1 नॉट बड़ा क्या P1 बड़ा? P1 नॉट बड़ा, ठीक है। तो मुझे तो माइनस में लिखना है, तो मैं क्या करता हूँ सुनो, ये माइनस P1 नॉट x2 इधर लेके आता हूँ, इधर लेके आता हूँ, और ये P1 को उधर लेके जाता हूँ। चलो लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, बोलो क्या आएगा? P1 नॉट x2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1, क्लियर है? अब इसको घुमा के लिखते हैं, घुमा के लिखते हैं, और घुमा के लिखने के टाइम एक काम और करूँगा, ये P1 नॉट इधर इंटू में ना, इसको नीचे भेज देता हूँ डिवाइड में, डिवाइड में, बोलो क्या आएगा बताओ, घुमा के बोलो, बोलो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, ये ना P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट कुछ तो है, देखो जरा बोर्ड पे ध्यान दो, कुछ तो है। हाँ, ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो ना P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट दिख रहा है, तो मैं इसको RLVP भी लिख सकता हूँ ना, समझ रहे हो क्या? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये भी एक फॉर्मूला है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू, इसको भी ऐड करेंगे। बोलो तो RLVP का हमने एक फॉर्मूला बनाया, RLVP, बोलो फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, और ये किससे मैच करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से मैच करता है। 2 है उधर, 2, 1 नहीं है, 2, क्लियर है? हाँ, तो ये हमने इसका डेरिवेशन भी कर दिया। क्या तुमको समझा ये क्या क्या किया? हाँ, बड़ा है, अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत है इसमें डिटेल में। क्या 2 पॉइंट ये क्लियर है? आदर्श फैन स्पीड कर देना वहाँ से। चलो एक बार डेफिनेशन सुना दो मेरे को रिलेट इसका, राउल्ट्स लॉ का, बोलो जरा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग is equal to the vapor pressure of pure solvent times its mole fraction। ये पहला पॉइंट था, बराबर है? ये पहले पॉइंट के अंदर ये तुम लोग ये फॉर्मूला भी लिखोगे, ये नहीं लिखना है तो समझाने के लिए था, फॉर्मूला लिखोगे तुम लोग। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, क्लियर है? इसमें हमारे पास RLVP का और एक फॉर्मूला भी आ गया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, थर्ड पॉइंट, थोड़ा सा मैथ्स अगर आता रहेगा तो, मैथ्स वैसे मैंने सिखाया था, देखते आता है कि नहीं। मुझे ना ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे हम लोग। किधर गया वो फॉर्मूला? ये सबसे मेन फॉर्मूला तो मैंने इससे ही स्टार्ट किया था, याद है? ये हमारे लिए सबसे मेन फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। ग्राफ बनाएंगे P1 और P1 नॉट वर्सेस P1 वर्सेस P1 नॉट। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? देखो जरा ग्राफ किसके बीच में? P1 मीन्स क्या? P1 का मतलब बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। है जाके इधर बैठना, जगह है आगे, क्लियर है? बोलो ये समझा? ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं। ये इक्वेशन को देखो, और ग्राफ के स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ाया था। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, देखो तुमको याद आता है कैसा ग्राफ? मैंने पढ़ाया था y इज इक्वल टू mx, इसके बारे में कुछ याद है? ये इसका ग्राफ कैसा होता है y इज इक्वल टू mx का? याद करो जरा, बोलो 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 भाई, सिखाया था y इज इक्वल टू mx, इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, उसके आगे बोलो, वो तो मालूम है स्ट्रेट लाइन ही है। जब पावर 1 आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना, पैराबोला थोड़ी रहेगा। हाँ बोलो कैसा होता है ऐसा ग्राफ? यज्ञा पढ़ा था, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे होता है? पढ़ाया था यार, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था ना, y इज इक्वल टू mx पढ़ाया था, y इज इक्वल टू mx प्लस c पढ़ाया था। बोलो किसी को तो याद रहेगा, किसको भी याद नहीं है? ट्राई करो, रॉन्ग तो रॉन्ग मैं बताता हूँ। पूर्वा बोल कैसा था ऐसा ग्राफ? किधर से कहाँ से पास होएगा?
ओरिजिन से, करेक्ट करेक्ट, कोई तो रहेगा जिसको आता है। ये एक इसका ग्राफ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका ग्राफ ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है 11th में, याद रखो ये सब चीज। हाँ, अब मैं ये इसको ही क्यों मैंने बोला, जरा इसको देखो और इसको देखो, देखो कुछ तो सिमिलैरिटी है, दिख रहा है क्या, दिखाई दे रहा है? चलो इधर y है, उधर बोलो क्या है, मैं हटा दूं ना इसको, समझ गया ना ये? हाँ, तो देखो ध्यान से, ग्राफ रट्टा नहीं मारना है, 12th में आ गए अभी ग्राफ बनाने आना चाहिए। कंफर्म इसका जो ग्राफ है वो रहेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ना, ऐसा यही ग्राफ रहेगा। अब क्या अप्लाई की, क्या अल्फाबेट कहाँ लिखो वो देखते हैं। चलो y के जगह कौन है बताओ जरा, यहाँ पे P1 है, कंफर्म। तो मैं y एक्सिस पे P1 लिख दूं, चलेगा? सोच लो अच्छे से, ठीक है। बताओ x एक्सिस पे क्या लिखो, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से अच्छे से देखो, अच्छे से। P1 नॉट लिखूं क्या x1 लिखूं, बोलो, कंफ्यूजन आता रहेगा तुमको, बोलो। कितने लोग बोलते हैं x1 लिखूं, x1? हाँ, कितने लोग बोलते हैं P1 नॉट लिखूं, P1 नॉट वाले? इतने सारे लोग P1 नॉट बोलते हैं, ठीक है। जरा ग्राफ देखो तो किसके वर्सेस क्या ग्राफ है, P1 वर्सेस, तो P1 नॉट लिखेगा ना मैं, अरे जिसका वर्सेस ग्राफ है वो आता है तो P1 नॉट आएगा। ये इधर उल्टा लिखा है, ये थोड़ा सा, अरे इंटू है, इंटू में उल्टा भी कर सकते हैं, तो बोलो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, P1 नॉट। क्या ये क्लियर है? M मतलब क्या था स्ट्रेट लाइन में, जरा बताओ M मतलब क्या होता है? स्लोप, करेक्ट, स्लोप। हाँ कौन? P1 वर्सेस x1 का ग्राफ है, देख लो एक बार, x1 है। अच्छा तुम लोग देख के बताएगा फिर मेरे को, ठीक है, चलेगा। ये P1 वर्सेस क्या दिया, P1 वर्सेस x1 का ग्राफ है, ठीक है। चलो P1 वर्सेस x1 का ग्राफ बनाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, मैथ्स के हिसाब से तो हम ग्राफ किसका भी यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैंने ये लिखा था, जो मैंने लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पे तुम्हारा x1 आता था, फिर अब ग्राफ जिसका बनाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर समझ रहे हैं? ग्राफ तो हम किसका भी वर्सेस क्या भी बना सकते हैं, मैंने जो लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पे मैं जो लिखता x1 वो राइट रहता। हाँ, अब ऐसा कर दिया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा फिर। अब बोलो यहाँ पे क्या आएगा, अब P1 वर्सेस अगर मैं x1 लिख रहा हूं तो कंफर्म है x1 के लिए मेरा यहाँ पे x एक्सिस पे x1 आएगा। ये मत समझो x है तो x से मैच करेगा, ऐसा नहीं होता है। फिर तो ये y था तो यहाँ पे y जैसा कुछ आना चाहिए था, समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं होता। x वाला पार्ट जो रहेगा वो डिपेंड करता है तुमने यहाँ पे क्या लिखा, इसमें एक तो कंफर्म रहेगा, एक मैंने लिख दिया। अब दूसरा बोलो यहाँ पे क्या आएगा, फिर x1। हाँ, अब बचा क्या देखो जरा यहाँ पे, तो तुम्हारा यहाँ पे P1 हो गया और क्या हो गया, x1 भी हो गया, बचा क्या देखो, P1 नॉट। तो ये P1 नॉट कैसा एक्ट करेगा, स्लोप। और स्लोप मालूम है कैसे निकालते हैं, ऐसा ना, ऐसा निकालते हैं ना स्लोप। अरे ऐसा होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, बोलो P1। समझा ग्राफ कैसे बना, क्लियर है? बोलो भाई, आगे जाके अलग अलग टाइप के तुमको ग्राफ बनाने हैं, और इक्वेशन से ग्राफ बनाने तब आएगा जब तुमको मैथ्स आएगा, तो मैथ्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। चलो ग्राफ भी हो गया, एक चीज़ और बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4th पॉइंट। देखो 4th पॉइंट ये है कि ना, ये जो पढ़ रहे हम लोग, किधर गया वो, वे डेल्टा पी, याद है डेल्टा पी का नाम, डेल्टा पी। हाँ, इसका नाम मैं एक बार लिख देता हूँ, बोलो क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके बारे में एक फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या अलग से दे दूं क्या उसको, क्योंकि इसमें एक लास्ट में एक पॉइंट दिया है। अब इसमें मेरे पास एक ही लाइन में है, अभी चाहिए तो उसको अलग से क्वेश्चन बना देते, अलग से क्वेश्चन बना देते, काम करते हैं, इसमें नहीं लेते हैं इसको एक अलग से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ कि वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं उसमें लिखूँगा क्योंकि एग्जाम में अलग से आता है, 1 मार्क के लिए आ सकता है। बस इतना ही कंप्लीट कर लो, ये समझा कैसे बना है। एक पॉइंट और है इसमें, मैं उसको अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा। हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, अभी चालू करूँगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहा है अपन, डेल्टा पी। चलो जल्दी करो फटाफट। इसका मतलब ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये P1 वर्सेस x1 का ग्राफ है, बाय हार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलती से P1 वर्सेस P1 नॉट लिए, ग्राफ राइट रहेगा लेकिन वो पूछा नहीं रहेगा वो वाला ग्राफ। चलो जल्दी थोड़ा स्पीड में। फर्स्ट पॉइंट सबको याद है ना, फर्स्ट पॉइंट
क्या मैं बोलूँ? राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट स्टेट्स दैट, ऐसा स्टार्ट है, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट स्टेट्स दैट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट states that vapor pressure of solution containing non volatile solute, थोड़ा फास्ट करना, अपने को ये भी यूज करना है, क्या बोलते हैं, लॉग बुक भी यूज करना है, न्यूमेरिकल करना है, 7 न्यूमेरिकल है टाइप में. Vapor pressure of a solution containing non volatile solute, vapor pressure of a solution containing non volatile solute लिखा, is equal to vapor pressure of pure solvent is equal to vapor pressure of pure solvent times its mole fraction, times its mole fraction. जल्दी जल्दी लिखो फटाफट. चलो चलो जल्दी जल्दी भाई फटाफट. फर्स्ट पॉइंट सबका कंप्लीट हो गया है. राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट टाइम्स इट्स मोल फ्रैक्शन. हो गया है? मोल फ्रैक्शन तक सबने लिख दिया है. बस सेकंड पॉइंट तो एज इट इज लिखना है, थर्ड पॉइंट भी एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ये बोर्ड पे जैसे लिखा है सेम एज इट इज ऐसे लिखो तुम लोग भी, बराबर है ना? देख के लें. चलो कंप्लीट करो तो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 9, वाई डेल्टा पी लिख रहा हूं, तुम लोग प्रॉपर नाम लिखना. चलो चलो हुआ क्या बोलो भाई? कर दिया? ग्राफ तक आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो. डेल्टा पी तुम लोग नहीं लिखेंगे, तुम लोग प्रॉपर लिखना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तुम लोग प्रॉपर नाम लिखेंगे इसका, डेल्टा पी नहीं लिखना चाहिए तो ब्रैकेट में एक्स्ट्रा करके डेल्टा पी लिख दो. वाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. बहुत फेमस क्वेश्चन एग्जाम का, कि डेल्टा पी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं. अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, वो भी बताता हूं मैं. करते स्टार्ट, करूँ स्टार्ट? चलो पहले एक्सप्लेन कर दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या. सुनो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग उसको बोलते हैं जो नंबर पे डिपेंड करे, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करे. अमाउंट पे डिपेंड करना चाहिए, बराबर. ये नेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये क्लियर कर लो. समझा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता. समझा? सिलेबस में चार ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ही है. एक होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक ऑस्मोटिक प्रेशर. अभी हम लोग पार्ट 1 पे अभी हमने सिर्फ पढ़ा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बराबर है. तो डेल्टा पी को हम लोग क्या लेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे. क्यों कॉलिगेटिव? उसका रीजन है. चलो सबका ध्यान यहाँ पे बताता हूँ क्यों डेल्टा पी इज वाई डेल्टा पी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ध्यान दे रहे हो सब लोग? हाँ. डेल्टा पी के बारे में बताओ. डेल्टा पी के बारे में तुमको क्या क्या मालूम? सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताओ. बोलो फॉर्मूला. P1 नॉट माइनस P1, करेक्ट? नहीं बस इतना ही. वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है. बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान देना एकदम अच्छे से. ये डेल्टा पी है जो मैंने ये लिखा है अपॉन में, वो तो RLVP है.
वो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, हम लोग सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हो? हाँ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ध्यान से देखो, ये इतने से पार्ट का आंसर जरा यहां से निकालो, ये P1 नॉट माइनस P1 का आंसर निकालो, P1 नॉट माइनस P1, बोलो इसका आंसर, इसको उधर भेजो, बोलो कितना आएगा? P1 नॉट इंटू x2। क्लियर है? वैसे मुझे यहां से इससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, बट सेकंड वाले से बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिल गया। डेल्टा P का आंसर आता है P1 नॉट टाइम्स x2, ऊपर लिखा है किधर अपन ने? डेल्टा P का एक आंसर क्या है? P1 नॉट माइनस P1। एक और आंसर मिल गया मुझे, बोलो क्या मिला? P1 नॉट टाइम्स, देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, एक बार P1 नॉट टाइम्स x1 आता है, एक बार P1 नॉट टाइम्स x2 आता है। ये P1 नॉट टाइम्स x1 किस में आएगा? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में, और P1 नॉट टाइम्स x2 किस में आएगा? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बहुत सारे फॉर्मुलेस आएंगे, समझ रहे हो? हाँ, अब ध्यान से देखो, ये x2 को क्या बोलते हैं? वैसे तुमको ऑलरेडी मालूम है, बोलो x2 को क्या बोलते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तुमको मालूम है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन अगर तुमको सोल्यूट का निकालना है तो तुमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा सोल्यूट का, और इसको प्लस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को प्लस करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के साथ। ये 11th का फॉर्मूला है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट जिसका भी मोल, अरे सिंपल है, जैसे मैं 2 का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, अगर x1 लिखूं तो N1 अपॉन N1 प्लस N2, एक ही बात है, समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है? बोलो। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है? नंबर पे डिपेंड करता है, इसलिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किया ना नंबर पे। अरे नंबर ऑफ मोल्स मींस नंबर हो गया ना, नंबर, समझ रहे हैं? क्या इधर ऐसा कोई पैरामीटर है कि जो नेचर को स्पेसिफाई कर रहा है? नहीं, हर एक चीज एक नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सब नंबर है, अमाउंट है सब। बोलो क्लियर है? अब इसका स्टेटमेंट सुनो, ये तो लिखना ही है, इसका स्टेटमेंट सुनो क्या, देखो, सिंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द, बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बराबर ना? देयरफॉर, बोलो देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ, सिंपल है। पहले इधर जाओ, फिर ये बताओ कि ये दोनों पे डिपेंड करता है। इन शॉर्ट नंबर पे डिपेंड करता है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करो, बोलो। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर सबसे सही बोलेंगे ना तो एक काम करो, डायरेक्ट बोलो, सॉल्वेंट मत बोलो, 2 का है ना तो 2 को ही स्पेसिफाई करो उधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एक लास्ट टाइम खत्म करेंगे, बोलो जल्दी, लास्ट टाइम फटाफट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट which in turn depends upon the number of moles of solute, hence it is a colligative property। ऐसा 4 बार आने वाला है, 4 बार, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट होएगा। अभी मैंने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाया, जब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट भी आएगा, और लास्ट में ओस्मोटिक प्रेशर भी आएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये 2 पॉइंट लिखना है तुमको। चलो फटाफट लिख दो। फर्स्ट पॉइंट मैं बोलता भी हूं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स upon the mole fraction of solute, the mole fraction of solute, lowering of vapor pressure depends upon the mole fraction of solute, lowering of vapor pressure depends upon the mole fraction of solute, लिखा mole fraction of solute, which in turn depends upon the number of moles of solute, which in turn depends upon the number of moles of solute, लिखा, which in turn depends upon the number of moles of solute, hence lowering of vapor pressure is a colligative property। एक मिनट रुको, रुक जाओ, कहाँ तक लिखा है तुमने जरा बताओ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, सुनो। Lowering of vapor pressure depends upon the mole fraction of solute, which in turn depends upon the number of moles of solute। यहाँ तक लिखा है क्या? थोड़ा ऐड करो, बीच में एक और अच्छा लाइन आ जाएगा यहाँ पे। अगर लिखा उसके उत्तर लिखा है तो उतना आगे कंटिन्यू करो, अगर उसके आगे लिख दिया तो एरो करके ऊपर लिखो ऐसा। नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ये ऐड करो उधर कि नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नंबर पे डिपेंड कर रहा है। समझा ना किसके बाद में बोल रहा हूँ? जब तुम लोग बोलते हो ना विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसके बाद की बात बोल रहा हूँ मैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के बाद नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या तो हेंस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तुम्हारी मर्जी, इट और वो एक ही बात है। एक वर्ड वहां बहुत इंपॉर्टेंट है जो वहां पे बीच में एक पार्ट है कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है वहां पे, अगर ये याद रहेगा तो प्रिपेयर्ड है आंसर। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स लिख दो, लिखा है ना सब लोगों ने कि मैं एक बार रिपीट करूं ना, lowering of vapor pressure depends upon the mole fraction of solute which in turn depends upon the number of moles of solute not on the nature of solute, hence lowering of vapor pressure is a colligative property या फिर hence it is a colligative property, दोनों में चलता है। हो गया, और ये फटाफट लिख दो, एक लास्ट डेरिवेशन कराता हूँ इस पे, एक लास्ट डेरिवेशन, और फिर पूरा वेपर प्रेशर खत्म हो गया, फिर वेपर प्रेशर खत्म, फिर पढ़ाऊंगा बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल करेंगे, शायद न्यूमेरिकल में टाइम लग जाए। हो गया, हो गया, ये लिखा गया मैथमेटिक्स लिख के लो। चलो आगे बढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर बोलो कितना चलो 10 ना, लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जो मैं भी सिखा इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आने वाला है, ये डेरिवेशन पे न्यूमेरिकल है, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन नॉर्मल है, हो जाएगा हमसे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन तुम लोग पूरा लिखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड, पूरा लिखो वैसे, तुम लोग RLVP नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिख सकते ऐसा, वो मैंने बनाया, ऐसा कोई नाम नहीं है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं अभी जो सिखा रहा हूं इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है, ये इस पे जो कुछ भी है न्यूमेरिकल इस पे, और पहले का याद होना चाहिए बस। हाँ सॉल्वेंट भी है, लेकिन ना मेन सोल्यूट मैटर करता है वहाँ पे, सॉल्वेंट उसके आंसर में सॉल्वेंट भी आएगा, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्वेश्चन में लिखा है, वैसे मैटर सोल्यूट करता है। चलो ध्यान दे रहे हो सब लोग, सबसे पहले हाँ फॉर्मूला देखो जरा किसका है, फॉर्मूला पढ़ लो जरा किसका है फॉर्मूला, नहीं क्या लिखा क्या है, किसके बीच में रिलेशन चाहिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, और क्या चाहिए, मोलार मास ऑफ, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि मोलार मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और सोल्यूट बोला कि तो 1 क्या 2, क्लियर है, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी आता है, पीछे लिखा था, एक बार रिपीट कर लेते तो पूरा याद है क्या तुमको पूरा, क्योंकि इसके बाद तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल में जा रहा हूँ। एक जन बताओ ये P1 नॉट मतलब क्या, सब लोग बोलो, लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं पूछूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सेकेंड P1 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, याद है ना ये, करेक्ट। थर्ड P1 नॉट माइनस P1, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, मैंने लिखा नहीं, तुमको समझ में आना चाहिए, इसके लिए डेल्टा P बराबर ना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। एक और चीज, ये क्या है, ये भी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही है, डेल्टा P है भाई, अभी तो लिखा था मैंने, पीछे बताया था ना ये, हाँ। और फिफ्थ ऐसा ही है ना, हाँ। ऐसा कुछ था, याद है क्या, ऐसा कुछ था, याद करो ये क्या था, P1 नॉट टाइम्स x1, अब भी आया था, अभी थोड़ी देर पहले, ढूंढो चाहिए तो देख के बताओ, अभी किया था मैंने, P1 नॉट टाइम्स x1 क्या है ये, हाँ P1 है, मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ, कहां से है मालूम है, राउल्ट्स लॉ है ये राउल्ट्स लॉ है,
ठीक है, नेक्स्ट 6th, P1 माइनस P1 अपॉन P1, ये क्या है? ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, क्लियर है ना? इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। डेल्टा पी अपॉन P1, ये क्या है? डेल्टा पी अपॉन P1 क्या है? ये भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही है, समझ रहे हो क्या? हाँ, x1 था क्या? चेक करो, इक्वल टू था ना? 1 था क्या 2 था? 1 था कि 2 था? चेक करो एक बार, जरा चेक करो। x2 इक्वल टू x2 है, इक्वल टू x2, इधर लिखा था ना x2 है, 2 मैंने क्या, अच्छा 2 ही तो लिखा है, अच्छा पीछे है क्या? हाँ इधर 2 है, मेरे को लगा 2x2 ना। अच्छा x2 का स्पेशली अलग से नाम बताओ क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और कुछ था? 7th, x का नाम बोलो, x मीन्स क्या? मोल फ्रैक्शन। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट से प्लस कर दिया तो 1, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है ना अपन ने। और क्या पढ़ा है? हाँ, बाकी तो यहाँ वहाँ से निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्मूला भी आना चाहिए। एक इंडिविजुअल फॉर्म बताता हूँ, समझो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल रहा है, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसका आंसर बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चलो एक और बता दो भाई, इतना ही बताया तो x1 भी बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, एक मिनट, एक और पूछता हूँ, क्या तुमको इसके बारे में मालूम है? क्या है ये? सॉलिड स्टेट में n को क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट कल टेस्ट है, उसमें n क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक में 1, बॉडी सेंटर में, FCC में, मालूम है ना ये सब चीज? ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉलिड स्टेट में n का मतलब क्या है? अरे सॉरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल। बचपन में पढ़ा था तुमने, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, बराबर है। केमिस्ट्री में मास मतलब W, फिजिक्स में W मतलब वेट, समझ रहे? कैपिटल M मतलब मोलार मास, समझ रहे हो क्या? गड़बड़ है? याद रहेगा ना? ठीक है, चलो आ जाओ, अब सिखाता हूँ। हाँ, तो मुझे स्टार्ट करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से, चालू करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चालू करते हैं, यही तो फॉर्मूला है क्या? ये वाला फॉर्मूला बोलो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, डायरेक्ट उससे स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग ऐसा लिख सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज गिवन बाय, चलो फॉर्मूला बोलो, बोलो बोलो भाई, सेकंड थर्ड, फर्स्ट नहीं सेकंड थर्ड चाहिए, बोलो बोलो बोलो। P1 माइनस P1 अपॉन P1 का आंसर क्या? ये क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्या तुमको x2 के बारे में मालूम है? x2 का फॉर्मूला अलग से आएगा, लिखा भी तो है मैंने उधर, चलो अप्लाई करो, बोलो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस, एक मिनट, क्या तुमको n का फॉर्मूला भी आता है? n आता है क्या? n मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स अगर समझो सोल्यूट का होता तो मास भी सोल्यूट का होता, मोलार मास भी सोल्यूट का रहता। अगर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का रहता तो मास भी सॉल्वेंट का, मोलार मास भी सॉल्वेंट का। बोलो बोलो, अप्लाई करो, N2 W2 अपॉन, समझ रहे हो क्या? ये N2, इधर भी तो N2 है, सेम लिख दूं, W2 अपॉन M2 ना, समझ रहे हो ना यार तुम लोग? N1 बोलो, N1 W1 अपॉन, करेक्ट है, इतना समझा है? सेकेंड पॉइंट, हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूशन देखते हैं ना, मोस्टली वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, बहुत कम रहता है, बहुत कम, सोल्यूट बहुत कम रहेगा, N2 बहुत कम, इतना कम रहेगा कि मैं इसको 0 ले सकता हूँ। क्या लूँ मैं इसको? 0 ले लूँ, समझ रहे? क्या लूँ इस N2 का वैल्यू? लेकिन N2 का वैल्यू मैं 0 लूंगा ओनली इन डिनोमिनेटर, समझ रहे हो? क्यों मालूम है? अरे अगर मैं N2 0 लूँ तो न्यूमरेटर 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 हो जाएगा, तो मैं N2 का लूँ 0 लेगा, लेकिन किधर? डिनोमिनेटर।
क्या यही है क्या ये n2? अरे यही तो है n2। क्या ये भी n2 है? लेकिन ऊपर जीरो लूँ क्या मैं? नीचे जीरो लेंगे। हटा दो वो पार्ट, बोलो क्या बचेगा, बोलो जल्दी। P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर W2 अपॉन M2 द होल अपॉन W1 अपॉन, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होएगा, ये वाला पार्ट इधर आके ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलो इधर बाजू में लिखते हैं, बोलो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट का आंसर, W को साथ में लिखते हैं, W W साथ में। पहले ऊपर W2 आएगा, W2 आएगा, नीचे क्या आएगा? W1 आएगा इनटू M1 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? क्या ये क्लियर है? समझ रहे हो क्या? हो गया डेरिवेशन। समझना डेरिवेशन कैसे किया? हाँ, इसके ऊपर हमारा सम रहेगा भी, ये लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वही रिलेशन बिटवीन। स्टार्ट करो। चलो फटाफट लिख दो, डेरिवेशन खत्म, डेरिवेशन हो गया हमारा। अब चालू करेंगे न्यूमेरिकल्स। हाँ, इसका खाली वेपर प्रेशर का न्यूमर, वेपर प्रेशर खत्म कर दिया मैंने। समझो ये चैप्टर का समझो 25% चैप्टर खत्म। बॉइलिंग पॉइंट करा दूंगा तो 50%, फ्रीजिंग पॉइंट करा दिया तो 75%, ओस्मोटिक प्रेशर जिस दिन हुआ चैप्टर खत्म। तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले केमिस्ट्री 1 का 4 चैप्टर, केमिस्ट्री 2 का 4 चैप्टर खत्म रहेगा। सेम फिजिक्स का 4 चैप्टर, केमिस्ट्री फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 का 4 चैप्टर, सेम मैथ्स 1 मैथ्स 2, सेम बायो 1 बायो 2। 50 to 60% कॉलेज चालू होने से पहले खत्म। फिर जैसे कॉलेज चालू होगा जून के मंथ में हम पोर्शन ही खत्म कर देंगे, जून जुलाई तक। फिर सिर्फ जेई नीट करना है अपने को जून तक, क्योंकि वैसे एडमिशन चल रहा है। नहीं तो मैं 2.5-3 घंटा खींच लेता हूँ, ऐसा टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, नहीं तो इसके लिए। हाँ वो उसके लिए तो आया अपन यही तो टाइम है पढ़ने का, जब सब लोग मजा करते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं। चलो खत्म कर दो जल्दी। चलो चलो बोलो भाई, हो गया? आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ कैलकुलेशन टफ हो सकता है। लॉग लगाने सबको आता है ना, लॉग अप्लाई करने में बना के दूंगा, लॉग अप्लाई करने का काम तुम्हारा है। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री के पार्ट 1 में 35 मार्क का पेपर रहेगा, पकड़ लो 15 मार्क को तो न्यूमेरिकल आएगा कंफर्म, मिनिमम 15 मार्क तो न्यूमेरिकल रहेगा। फिजिक्स में तो बहुत डेंजर हुआ था इस बार, 70 में से 35 मार्क का तो न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। स्लाइड चेंज, कोई लिख रहा है? अरे चलो चलो जल्दी भाई, फटाफट फटाफट खत्म करना है हमको। चलो एक बार मैं बता देता हूँ ये सब क्या क्या है, फिर हम लोग सब में आएंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा रहेगा,
मैं एक का ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दूंगा, एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम जाता है, बराबर है। तुम्हारा काम है तुम कैलकुलेशन करके मुझे दिखाओगे। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कौन सा पार्ट क्या है। सुनो, वैसे तुमको ऑलरेडी मालूम है, सिर्फ एक बार मुझे बता दो ये सब क्या क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल में तुमको बहुत डिटेल में जाके समझना पड़ेगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, लेकिन सबसे इजी केमिस्ट्री का ही न्यूमेरिकल होता है, बराबर। बहुत इजी समझ में आ जाएगा अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर है। ध्यान दो, एक एक चीज बताओ मुझे। P1 नॉट मीन्स क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P1 क्या है? लिख देता हूं शॉर्ट में, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ना, वो भी प्योर सॉल्वेंट, सबको याद है ना, ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ, अब वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है तुमको मालूम है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बताओ कौन इसमें से क्या है। एक वेपर प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg वेपर प्रेशर है 760, और एक वेपर प्रेशर है 500 mm ऑफ Hg। बताओ P1 नॉट क्या है और P1 क्या है? एक बार फिर से, 760 और एक 500, सोचो और बताओ। हाँ, 760 दोनों में से किसका वैल्यू रहेगा? किसका? करेक्ट, क्योंकि P1 नॉट किधर गया? लिखा नहीं इस बार मैंने, नहीं लिखा, बता देता हूं। P1 नॉट हमेशा P1 से बड़ा होता है, याद रहेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। हाँ, डेल्टा P याद है, क्या होता है डेल्टा P? लोअरिंग ऑफ, क्लियर है। और X2 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कोई नया कुछ नहीं। हाँ, N क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास। मेरा मेन काम तो इधर है, इधर सबसे मेन काम इधर, इसमें हर एक चीज आना चाहिए। एक बार रिपीट करो, P1 नंबर कहां से बोल रहे हो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। P1 नॉट, दोनों में से ज्यादा कौन रहेगा? P1 नॉट। एक चीज और, W2 क्या है? हाँ, 2 मतलब सोल्यूट और W मतलब मास होता है, मास ऑफ सोल्यूट, बराबर है। और W1, एक एग्जांपल देता हूं, बताओ क्या, तो मैं न्यूमेरिकल में जा सकता हूं। मैं बोल रहा हूं एक मास है 100 ग्राम और एक मास है 50 ग्राम। पहचानो W1 कौन सा है और W2 क्या है? एक 100 ग्राम है और एक 50 ग्राम है। मैं नहीं बोल रहा W1 कौन है W2 कौन है, तुम बताओ। ज्यादा मास किसका रहता है? सॉल्वेंट, W1, बराबर है। कम मास सोल्यूट का होता है। मोलार मास निकालने आता है, सम ऑफ द एटॉमिक मास। वैसे एटॉमिक मास तुमको पेपर में, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, बराबर है। चालू करते हैं न्यूमेरिकल। लॉग बुक सबके पास है ना, एक एक? हाँ, वैसे मैं कैलकुलेशन एक ही का करूंगा बस, उसके बाद तुमको मैं बना के दूंगा, कैलकुलेशन तुम्हारा काम है। चलो लिखो, टाइप 1 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूं। ये चैप्टर में सिर्फ 4 ही टाइप है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्रीजिंग पॉइंट और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट फटाफट लिख दिया। चलो क्वेश्चन बोलता हूं, लिखो और समझो। लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, the vapor pressure of solution containing 13 into 10 raised to minus 3, 13 into 10 raised to minus 3 kg of solute, लिखा of solute, लिखा 13 into 10 raised to minus 3 kg of solute in 0.1 kg of water, in 0.1 kg of water, लिखा in 0.1 kg of water at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 27.371 mm of Hg
mm ऑफ Hg, ये mm ऑफ Hg क्या होता है? नहीं, mm ऑफ Hg क्या होता है? प्रेशर का यूनिट है वो, जैसे एटीएम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे पास्कल होता है, जैसे बार होता है, वैसे यही होता है, ये भी होता है, बराबर। हाँ, तो mm ऑफ Hg लिख दिया। कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करते हैं। लिखा, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ H2O, गिवन वेपर प्रेशर ऑफ H2O at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 28.065 mm of Hg, 28.065 mm of Hg। हो गया? बोलो भाई, क्वेश्चन खत्म। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं चाहिए तो, थोड़ा फास्ट करता हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 13 into 10⁻³ kg ऑफ सोल्यूट इन 0.1 kg ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 27.371 mm of Hg। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 28.065 mm of Hg। बस खत्म। ऐसा क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के सम को सॉल्व कैसे करते, सुनो। क्वेश्चन समझ में नहीं आए फिर भी देखो, मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या मैंने सिर्फ नंबर लिखा है, बट फिर भी मैं हर एक पैरामीटर बता सकता हूँ कौन सा पैरामीटर क्या है, और तुमको सिखा सकता हूँ। एक बार सीख गए हर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैंने सिर्फ नंबर लिख के रख लिया बस। और यूनिट के बारे में को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, तुमको भी सिखा दिया मैंने। ध्यान से देखो, अब डायरेक्ट यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे क्लियर बोला है, मोलार मास क्या निकाल के देखो। तुमको मालूम है कि मोलार मास को तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और सोल्यूट मीन्स 2 होता है, तो मतलब तुमको M2 निकालने का है। समझा? दूसरा, ये दोनों मास देखो, क्या दोनों मास है? ये भी kg है, ये भी kg है। मैं यहाँ पे H2O नहीं भी लिखूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मैंने H2 हटा देता हूँ, कोई मतलब ही नहीं बनता H2O का, हटा दिया। फिर भी हम लोग इसको सॉल्व कर, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दोनों में से बड़ा मास बताओ, बड़ा मास किसका है? दोनों में से ज्यादा मास कौन सा है? 13 into 10⁻³ बड़ा है कि 0.1 बड़ा है? 0.1 बड़ा है भाई, 0.1 बड़ा। कैसे मालूम? अरे -3, 3 पीछे जाओगे इसमें, 0.013 kg आएगा। ये 0.013 kg बड़ा है कि 0.1 बड़ा? 0.1 बड़ा। ज्यादा मास किस, एक मिनट, मास है दोनों ही है, तो मैं दोनों को W लिख देता हूं। क्लियर? क्या ये दोनों प्रेशर है? तो मैं दोनों में P लिख दिया। क्लियर है? दोनों में से ज्यादा मास क्या बोल रहे, किसका है? ये ज्यादा है। ज्यादा मास तो सॉल्वेंट का होता है, तो क्या मैं यहाँ पे W1 लिख दूं? और कम मास किसका होता है? सोल्यूट का, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। समझ रहे? क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, बिना क्वेश्चन पढ़े। ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है देखो जरा, 27 बड़ा क्या 28 बड़ा? ज्यादा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का क्या सॉल्यूशन का? एक मिनट रुको। सॉल्वेंट का देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट से, इसका वेपर प्रेशर भी आएगा। कभी भी सोल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं आता, बराबर है? तो गलती से सोल्यूट मत बोल देना। दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। बोलो, इसमें से बड़ा वेपर प्रेशर 28 लग रहा है, बड़ा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का होता है क्या सॉल्यूशन का होता है? सॉल्वेंट, यही तो पढ़ा है तुमने। हाँ, तो सॉल्वेंट है तो मैं क्या बना दूं इसको, P1। कम वेपर प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सब हो गया। समझा कैसे किया? क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा बहुत कभी सम में यूज होता है। रुको, एक देखो, ये मेरे साथ नहीं करना, ये खाली समझ के लो, उसके बाद तुमको ही करना है। पढ़ने के टाइम पे क्लियर मालूम था, ये यहाँ पे ऑफ वाटर लिखा था, याद है? वाटर वैसे भी यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, बराबर? तुमको मालूम है, तुम्हारा फॉर्मूला याद है? इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा था, एक ही फॉर्मूले पे पूरा वेपर प्रेशर का सम एक ही फॉर्मूले पे आता है, P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, ऐसा ही था ना? देखो, एक चीज है जो तुमको पूछा है उसमें से, और एक चीज है जो तुमको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इधर मैंने 4 ही चीज लिखा है, उधर जबकि 6। एक गड़बड़ है, देखो जरा, एक चीज नहीं है तुम्हारे पास, M1। ठीक है, M1 के बारे में बात करते हैं। 1 मतलब क्या? सॉल्वेंट, चलेगा? अरे M1 है यार ये, अरे 1 नहीं समझा, सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट वाटर है,
निकाल सकते हैं मोलार मास 18 ग्राम पर मोल, अगर तुमको याद रहेगा तो। नहीं समझा? कैसे लिख दिया 18? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, दो हाइड्रोजन तो 2 और ये 16 मिलके 18 ग्राम पर मोल। बिना यूनिट के कोई भी पैरामीटर लिखा कंफर्म रॉन्ग आएगा आंसर। केमिस्ट्री का सम ही यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं। क्लियर है? ये सम के, ये टाइप के सम में 5 पैरामीटर तुम्हारे पास होना चाहिए, 5 का 5 दिख रहा है तुमको, और 6th में आराम से निकाल देगा, कोई टेंशन नहीं। समझा गिवन कैसे लिखते हैं? ये गिवन था बस, अभी क्या, अभी तो कैलकुलेशन है। ये गिवन था, बोलो क्या फाइंड करने बोला तुमको? टू फाइंड, तुमको M2 बोला ना फाइंड करने, M2, तो मैंने लिख दिया M2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला तुमको याद है? फॉर्मूला मैंने बाजू में ऑलरेडी लिखा है ना, वहाँ पे एक बार लिख देते एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी जेई नीट में तो ये सेम सम, ये तुम्हारे एनसीईआरटी से पूरा मैच करता है, सेम टॉपिक है वहाँ पे, वेपर प्रेशर सेम है। तो देख लो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय M2। कुछ यहाँ वहाँ नहीं करने का, पहले वैल्यू डालो, बाद में सोचेंगे जो भी है, बराबर है भाई, बाद में सोचेंगे। हाँ तो चलो सोल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। देखो, हाँ देखो, करना नहीं, रुको, देख लो चाहिए तो एक बार अच्छे देख लो, फिर तुमको ही करना है, साथ समय तुम्हारे लिए, मैं एक ही कर रहा हूँ यहाँ पे सर। P1 नॉट वैल्यू थोड़ा स्पीड में, P1 नॉट किधर गया? P1 नॉट ये 28 पॉइंट ना, 28.065 क्या था? mm ऑफ, फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ mm ऑफ Hg, माइनस P1 27.37, क्या ये भी mm ऑफ Hg? क्या ये भी mm ऑफ Hg? तो mm ऑफ Hg को mm ऑफ Hg से माइनस करेंगे तो mm ऑफ Hg आएगा। अरे बराबर ना, यूनिट थोड़ी कट होता है, करेक्ट है, एक ही साथ लिख दिया। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। अपॉन, हाँ अपॉन में क्या है? P1 नॉट है, अच्छा यही है ना, 28.065 ना, इज इक्वल टू W2 बोलो, W2 ये, हाँ ये 13 ना, 13 इंटू 10⁻³ kg, यूनिट लिखना बहुत जरूरी। अपॉन W1, ये 0.1 को लिखूँ क्या मैं? 10⁻1 kg, 0.1 मतलब 10⁻1 होता है। चलो आगे बढ़ो, और क्या है अपने पास? M1 है, M1 ये 18 ना, 18 है ना, 18 ग्राम पर, और तुमको क्या चाहिए? M2। दिख रहा है मैंने हर बार यूनिट लिखा है, यूनिट लिखेगा तो ही राइट आएगा भाई। चलो तो इसको माइनस करके लेते हैं, माइनस कर लेते किधर? 28.065 माइनस कितना आता है? 27.371, बोलो 4, ये कितना? ये तो 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, बोलो कितना है? 16 ना, बोलो कितना? ये 9 ना, ये 6, ये 0, तो बोलो अपने पास ऊपर कितना आ गया? 0.694। एक मिनट 28.065 क्या था वो? पहला स्टेप एक बार लिखा ना तुमने, तो ट्राई करो यूनिट कट करने का। m ऑफ Hg, kg, क्या बच रहा है? यूनिट क्या बच रहा है? यूनिट क्या बच रहा है? अच्छा देखो, ग्राम पर मोल, और वही यूनिट रहेगा जो तुमको पूछा है, मोलार मास। मोलार मास का यूनिट क्या होता है? मतलब सही जा रहे हैं। अगर तुम्हारा यूनिट प्रॉपर कट हुआ, मतलब तुमने एकदम राइट किया है, यूनिट में गड़बड़े गया, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अपॉन में क्या है अपने पास यहाँ पे? 28.065, यूनिट तो गया है, 10⁻1 यहाँ से गया, कितना? 18 इंटू 13 कर लो फटाफट, जरा देखो कितना आता है। 18 इंटू 13 फटाफट बताओ, लॉग नहीं लगाना छोटे छोटे चीज में, लॉग एक ही बार लगाऊंगा बस मैं। 18 इंटू 13 फटाफट जरा, 18 इंटू 13 जल्दी बताओ। 234 चेक कर लो, 234 बराबर है, और पावर कितना है? 10⁻2 है ना मेरे पास उधर, 10⁻2 इंटू में 10⁻2 और क्या आएगा ये? यूनिट में ग्राम पर मोल को टच भी नहीं करना, एंड तक चलेगा वो, बराबर है। अभी क्या M2 अलग करके लेते हैं, M2 इधर लाता हूँ, ये आ गया M2 इधर, और वो नंबर क्या ऊपर? 234 ना, इंटू में कितना? 10⁻2, यूनिट तो रहेगा ना ग्राम पर मोल, यूनिट तो रहेगा ग्राम पर मोल, अपॉन ये 28.065 डिवाइड से ऊपर जाके इंटू में आने वाला है ना, तो इसको इंटू में ला देता हूँ पहले, बोलो क्या आएगा इंटू में? 28.065 को 07 लिख दूँ, राउंड ऑफ। अरे लॉग में 4 ही डिजिट होता है यार, 5 कहाँ से करेगा मैं वहाँ पे, बराबर है। और यूनिट क्या था अपने पास इधर? ग्राम पर मोल ना, और ये 0.694 नीचे। गलती से भी कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं रखना, लॉग में सिखाया है पहले, लॉग 11th में कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। इसको हटा देता हूँ मैं, 6.94 कर दूँ इंटू में 10
एक मिनट क्यू 6.94, एक मिनट देखो 69.4 कर दूं क्या? मैंने जब 2 स्टेप इधर लिया तो इनटू में क्या लिखना पड़ेगा 10 रेज टू क्यू लिखा, तुमको समझ गया रहेगा मैंने, बराबर है। हाँ अब बचा क्या बताओ M2 234 इंटू 28.07 अपॉन 69.4 बराबर सही ना, ग्राम पर मोल। यहां लॉग लगेगा, अपना आंसर आएगा। जेई नीट में ऐसा कैलकुलेशन नहीं आता, वहां पे सिंपल रहेगा, कट 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 वाला कैलकुलेशन रहेगा वहां पे, समझा। हमारे स्टेट में ऐसा आएगा क्योंकि वहां पे थोड़ा टाइम देके तुमको ऐसा नहीं, क्योंकि लॉग यूज करना है ना तुमको वहां पे, लॉग यूज करने सबको आता है, ट्रिक आता है। इनटू बोलो किस में कन्वर्ट होता है, लॉग में, प्लस और डिवाइड, लॉग टेबल सबको दिया है मैंने, हर एक बेंच पे एक लॉग टेबल है। देखो मैं एक शॉर्टकट में कर रहा हूँ, लॉग M2 मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद तुम्हारा काम है लॉग M2 बोलो, बोलो लॉग में बताओ पहले मेरे को, लॉग M2 इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ऑफ 234 प्लस लॉग ऑफ 28.07 माइनस क्यों आया समझा, माइनस अपॉन में है उधर माइनस, बोलो लॉग ऑफ 69.4 ब्रैकेट बंद, यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। लॉग निकालने सबको आता है, चलो 23 का 4 कितना पॉइंट में निकालो, 23 का 4, 23 का 4, एक मिनट डिजिट डिजिट गिनो, डिजिट डिजिट 3 डिजिट 2 पॉइंट में लिखते हैं, अरे डिजिट एक कम करके लिखते हैं। हाँ नंबर बोलो, आंसर कितना 23692 प्लस प्लस, देखो 2 डिजिट है, एक कम करते हैं ना, सबको लॉग आता है ना, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहा है, मैं एक कम कर दूंगा 1 पॉइंट, बोलो 28 का 0 का 7, 28 का 0 का 7 4483, इसको प्लस करेंगे हम लोग, और यहाँ पे एक माइनस में भी है ना मेरे पास, चलो ये माइनस वाले का लॉग बताओ, 69.4 है तो 1 पॉइंट में आएगा, 69.4 69 का 4, लॉग निकालने आता है ना, लॉग आता है निकालने, नहीं आता, हाँ 8414 बराबर ना, और यूनिट क्या चल रहा है अपने पास, ग्राम पर, रुको रुको रुको, चलो प्लस 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 तो आता है सबको, प्लस करो फटाफट बोलो, 5 17 ना, 11 बोलो 8, और ये 3 में से उसको माइनस करेंगे ना अपन, बाजू में इधर कर लेता हूँ, इधर इधर, तो मेरे पास यहाँ पे माइनस में क्या है 3.8175 ना, माइनस में क्या आएगा, माइनस में 1.8414, चलो माइनस करो बोलो 1 6, ये 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 करके 17, करो माइनस 7, फिर 9 ना, बराबर ना, और ये 1 ना, हाँ तो ये जो तुमको मिला, और यूनिट में क्या है अपने पास, ग्राम पर मोल। ये जो आंसर तुमने निकाला है 1.9761, ये लॉग M2 का आंसर है, भूलो मत, अरे ये लॉग M2 है ना, हाँ लॉग M2 आने के बाद अपन क्या लिखते हैं, एंटी लॉग ना, जरा एंटी लॉग निकाल के रेडी रखो, एंटी लॉग याद है कैसे निकालते हैं, 0.97 का 6 का 1, जिसको नहीं आता मैं इस पे अलग से एक लेक्चर भी लेता हूं कल, ये लॉग निकालने के बारे में। M2 का आंसर आएगा अगर मैं एंटी लॉग ले लूं, बोलो 0.97 का 6 का 1, 946, एक है 1 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 94.64 ग्राम पर, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं लग रहा है, जरा चेक करो, क्या क्या है ना 9.464 ना, और पावर कितना दिया 10, नहीं करेक्ट राइट आंसर है, वो यूनिट तो देखो उधर, जो पीडीएफ में उधर यूनिट देखो जरा क्या है, किलोग्राम है, मैंने आंसर किस में निकाला है, करेक्ट है, मैं दोनों निकालता हूँ, ग्राम पर मोल में भी आना चाहिए, किलोग्राम भी आना चाहिए, सिखाता हूँ इधर देखो, और तुमको मालूम है ग्राम से किलोग्राम कैसे बनाते हैं, इंटू 10⁻⁻3, चलो तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, देखो इंटू 10⁻⁻3 वाला क्या रहेगा, 10⁻⁻3 में से एक पार्ट दे दिया समझो 9.464, और इंटू 10⁻⁻2, तुमको समझा, मैंने 10⁻⁻3 लाया था, उसमें से एक माइनस दे के मैंने पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दिया है, अब 10⁻⁻2 बचा, ग्राम क्या बन गया रहेगा, किलोग्राम, और ये पर मोल, अब चेक कर लो आंसर, दो में से एक आंसर तो मिलेगा कंफर्म, किलोग्राम पर मोल में, और ग्राम, मैंने ग्राम पर मोल में भी लिखा रहेगा, ऐसा तो नहीं है, निकाले ग्राम पर मोल में, नहीं मैंने किलोग्राम पर मोल, देखो करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है, पीडीएफ में है, देखो पीडीएफ सबके पास है, 9.464 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम पर मोल, कोई कंफ्यूजन,
क्लियर है ना? ये कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन सबको आता है, कर लोगे ना तुम लोग, बराबर है? हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा ब्रेक तुमको थोड़ा टाइम बाद नहीं, क्योंकि सर थोड़ा लेट आएंगे आज, तो मैं एक कुछ सम और भी कराऊंगा इसमें। ये क्लियर है? इसका एक निकाल लो, पिक निकाल लो, लिखना आराम से बाद में, मैं आगे सम पे चलता हूँ। हाँ क्या लॉग आता है ना? कितने लोग हैं जिनको लॉग नहीं आता है? हाथ उड़ाओ जरा। 3 4। रिया तू तो थी ना, तेरे को कैसे नहीं आता है? ठीक है, सिंपल है। ये 1 बोला तो 2 के बाद पॉइंट डाल देना, इधर 2 रहेगा तो 3 के बाद डाल देना, सिंपल। हाँ, तो 1 के बाद पॉइंट 1 बढ़ा के डालना है, ऐसा हो गया। ये हो गया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन 2। चलो 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 जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जगह छोड़ दो, एक पेज फुल, बड़ा बुक रहेगा, एक पेज फुल छोड़ो, घर पे लिखना इसको, पीडीएफ तुमको मिल गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये तुम्हारे लिए सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हारे लिए। लिखो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। वैसे मैं तुमको सिर्फ बना के दूंगा, इंफॉर्मेशन क्या है, कैलकुलेशन सबको आना चाहिए, नहीं आता तो कल मैं एक बार फिर से चाहिए तो लॉग बताऊंगा स्टार्टिंग के पहले। लिखो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। जल्दी जल्दी, पेज, एक पेज बाद, एक पेज बाद, एक पूरा अक्खा पेज जाएगा प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करने में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is, the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 650 mm of Hg। मैं तो थियरी नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इससे सॉल्व कर दूंगा, तुम पूरा लिखना। 640 mm of Hg, 50 गलती से बोल दिया, 40 640। the vapor pressure of pure benzene at certain temperature is 640 mm of Hg, लिख दिया। a non volatile solute of mass, a non-volatile solute of mass इतना मास 2.175 into 10 raised to minus 3 kg, a non-volatile solute of mass 2.175 into 10 raised to minus 3 kg लिखा, is added to 39 into 10 raised to minus 3 kg of benzene, is added to 39 into 10 raised to minus 3 kg of benzene लिखा। the vapor pressure of solution is, the vapor pressure of solution is 600 mm of Hg, 600 mm of Hg, 600 mm of Hg लिख दिया, बोलो भाई, लिख दिया 600 mm of Hg। what is the molecular mass of solute, वही एक ही बात है, M2 पूछा, molecular mass of solute। चलो डायरेक्ट गिवन से, मैं तो सिर्फ नंबर देखता हूं, बस नंबर से बता दूंगा पूरा अक्खा आंसर। चालू करूं? नंबर मेरे को लगता है तुमको भी सिखा दिया मैंने, आ गया तुमको भी, आ गया ना, क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट देख के बता सकते कौन क्या है। पूछूं इंडिविजुअली तुमसे एक बार चाहिए तो देख लो, बोलो मत, देख के लो, मैं तुमको पूछता हूं इसमें से कौन क्या है। 5 पैरामीटर चाहिए, 5वां गायब है, निकालेंगे उसको अपन। वो 5वां पैरामीटर के लिए क्वेश्चन का हेल्प लगता है बस, बाकी 4 में तो कोई गड़बड़ी नहीं। हो गया, सबने सोच लिया? पूछूं? बताएंगे सब लोग? चलो mm of Hg, mm of Hg क्या है? ये प्रेशर, क्या लिख दूं, P लिख दूं क्या? पहले ही मैंने P लिख दिया। बड़ा प्रेशर किसका है? तो ये किसका प्रेशर है? सॉल्वेंट, मतलब क्या लिख दूं, P1। कम प्रेशर किसका होता है? सॉल्यूशन, तो क्या P1। सिंपल है। मास, दोनों मास है तो क्या दोनों में W लिख दूं मैं? ज्यादा मास किसका है? पावर देख लेना, पावर दोनों का 10⁻³ कोई टेंशन नहीं, पावर छोड़ो, बाकी देखो पावर सेम है ना। 39 बड़ा है, किसका रहेगा मास? सॉल्वेंट, 1 के 2 1 और ऊपर वाला
एक गड़बड़ है, पांचों पैरामीटर गायब है अपने पास। हाँ तुमको क्लियर पढ़ लो, मॉलिक्यूलर मास किसका, तो कंफर्म M2 पूछा है। M2 पूछा मतलब तुम्हारे पास M1 होना चाहिए। 1 मतलब सॉल्वेंट। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्वेंट पहचान के बताओ, क्या वाटर सॉल्वेंट है? पढ़ो ना क्वेश्चन, पढ़ो, उधर सॉल्वेंट लिखा रहेगा। कौन है सॉल्वेंट? बेंजीन, करेक्ट। बेंजीन C6H6 78 नहीं 78 बता दो। M1 मतलब MC6H6 करेक्ट है। अरे कार्बन, कार्बन कितना होता है? 12 12 12 6 72 और 6 हाइड्रोजन 78। कुछ कुछ बायाट रखो। वाटर कितना? 18 ग्राम पर मोल। और बेंजीन 78। यूरिया, यूरिया कुछ तो बोला, कोई तो बोला 60 के आसपास होता है, 60। ठीक है, जब ये आएगा तभी देखते हैं, आगे आएगा, इसमें है अपने पास। हाँ क्या बोल रहे हैं, इसका बोलो, क्या बोलूं, क्या लिखूं भाई? 70। एक गड़बड़ अभी नहीं करने वाला मैं। याद है मैंने इसके पहले ग्राम पर मोल लिया था, बाद में देखा तो अरे आंसर किलोग्राम पर मोल में। पहले ले लूं क्या? पहले ले लूं किलोग्राम पर मोल? एक मिनट, नहीं तो एक काम करते ना, ठीक है सॉल्व करते, ग्राम से किलोग्राम बनाने आता है ना, क्योंकि एग्जाम में ना बोल नहीं सकते किसमें ऑप्शन रहेगा, ग्राम पर मोल में भी हो सकता है, किलोग्राम। सही यूनिट तो ग्राम पर मोल होता है। मैं लास्ट में बना दूंगा यार। अरे कि ग्राम से किलोग्राम बनाने आता है, 10⁻³ स्टार्ट कर सकते हैं। चलो गिवन टू फाइंड फॉर्मूला लगाओ, बना दो। कैलकुलेशन घर पे करना है, कैलकुलेशन यहाँ नहीं, कैलकुलेशन घर पे। एक मिनट, क्या इधर ही बताएंगे? फिर इधर ही करते हैं ना, इधर ही करते हैं। चलो ये पूरा गिवन है ना, ये पूरा गिवन का पार्ट है ना, ये पूरा गिवन का पार्ट था। ये किसका पार्ट है? टू फाइंड। फॉर्मूला मेरे को लगता है तुमको आता ही है, फॉर्मूला सबको आता है ना। जरा फॉर्मूला बोलो, क्या लगा रहे हो? बार बार बोलने से याद होता है, बोलो भाई। P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 बाय W1 इंटू M1 बाय, क्या ये क्लियर है? सब वैल्यू पुट करेंगे। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बना के दे दूंगा, बाकी घर पे सॉल्व करना है। यूनिट काट के दे दूंगा मैं तुमको। बोलो P1 फटाफट। P1 किधर गया, किधर गया, किधर गया? 640 ना। एक मिनट, एक मिनट, इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। P1 640 mm ऑफ Hg है। P1 माइनस क्या है? P1 640 में से 600 जाएगा तो 40 लिख दूं क्या डायरेक्ट? 40 mm ऑफ, चलेगा ना ऐसा यार? नीचे P1 किधर गया? 640 mm ऑफ Hg। ये 40 कट कर दूं क्या ऐसा? कोई तो यस बोला, देखो बीच में। ये हो गया P1 माइनस P1 अपॉन P1। चलो W2 बोलो, W2 किधर गया? ये एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, ध्यान दो ध्यान दो। W2 जब मैं W2 को W1 से डिवाइड करूं, समझ लो 10⁻³ 10⁻³ कट हो गया ना पहले ही। बोलो क्या लिख दूं डायरेक्ट? 2.175 kg। यूनिट याद है ना, यूनिट के साथ सॉल्व करने का रहता है। अपॉन 39 वो गया इंटू 10⁻² वाला, तो 39 kg ना, हाँ बराबर है। इंटू M1 किधर गया? अपने M1 निकाला था अपन ने 78 ग्राम पर मोल। अपॉन 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 किधर गया? M2 तो निकालना है, सिर्फ यूनिट कट करोगे, खुद से कर देगे। mm ऑफ Hg कट, kg कट, चेक करो यूनिट क्या बच रहा है। क्या वही तुमको फाइंड करना है? अरे मोलार मास का यूनिट ग्राम पर मोल ही होता है। सही है क्या? कर लोगे? नहीं कर भाई? हाँ ऐसे डायरेक्ट हो जाता है कट होके। किस ये किधर? हाँ हाँ ये कट हो रहा है क्या? 39 1 जा 39 2 जा, इसका डबल किया 41 जा 40 16 जा 16 4 जा 64 ना, बराबर है 1/16। खाली मल्टीप्लाई क्या? अरे ये तो आ गया आंसर, खत्म हो गया। M2 इधर भेजो, M2 इधर भेज दिया, M2 इधर भेजा, 16 को इधर भेजो, 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 32 और इनटू में यहाँ पे है 2.175 और यूनिट हमारे पास चल रहा है ग्राम पर मोल। चलो मल्टीप्लाई अब भी कर दो, खत्म कर दो इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आता है? आता ना मल्टीप्लिकेशन? फटाफट करो, फटाफट फटाफट। 2175 इंटू कितना है तुम्हारे पास? 32। 5 2 10, 7 2 14, 1 1 15, 2 1 2 1 3, 2 2 4 0, 3 5 15, 7 3 21, 1 22, 3 1 3 5, 3 2 6, 0 10 6 9 6, 3 स्टेप पीछे था, 3 स्टेप पीछे आएगा 69.606। कितना था? वही M2 का आंसर आ रहा है 69.606 ग्राम पर मोल, बराबर है। याद है ग्राम को किलोग्राम कैसे बनाते हैं? 10⁻³ 10⁻³ में से एक दे दूं क्या? अंदर एक दे दो, बोलो क्या आएगा? M2 6.9606 किलोग्राम पर
चेक करो ऐसा है क्या अपने पीडीएफ में, गड़बड़ तो नहीं हो गया? अरे इंटू तो लिखा ही नहीं, इंटू में 10⁻² भी आएगा ना। चेक करो क्या है, देखो करेक्ट है। अरे एक ही बात है ना यार, 69.6 लिखा है मैंने, इधर 6.96 लिखा है। जब 69.6 है तो 10⁻³ आएगा, और 6.96 में 10⁻² ही आएगा। करेक्ट किया अपन ने। समझ में आ रहा है? टफ नहीं रहता है केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, सबसे इजी। हार्ड लग रहा है क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, और एक तुमको थोड़ी करना, लॉग करेगा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 तक लूंगा आज 10 तक लूंगा मैं, उसके बाद ब्रेक रहेगा। सर लेट आएंगे थोड़ा इसके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है, चलो क्वेश्चन 3 हो गया। लिखा है क्या तुमने? ले लो, नहीं तो पिक ले लो। लिखा है क्वेश्चन 3। चलो क्वेश्चन 3। तुम लोग मेरे जैसा आधा है, तुम लोग क्वेश्चन लिखो। हाँ, वो मैं तुमको समझाने के लिए सब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। मैं क्यों लिखूं इतना पूरा? लिखो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, फटाफट। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 26.2। एक पेज छोड़ के लिखना अगर तुम्हारा वो तुमने कैलकुलेशन नहीं लिखा रहेगा तो। एक पेज एक सम, एकदम सिस्टमैटिक लिखो। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 26.2 into 10⁻³ kg of an unknown substance। मालूम नहीं कौन सा सब्सटेंस है। A solution is prepared from 26.2 into 10⁻³ kg of an unknown substance। लिखा इतना? लिख रहे हो ना सब लोग? अरे लिखना बहुत जरूरी है। घर पे डबल काम मत करो, इधर ही लिख के खत्म करो, घर पे पढ़ाई किया करो। A solution is prepared from 26.2 into 10⁻³ kg of an unknown substance। लिखा and 112 into 10⁻³ kg of acetone। एसीटोन याद है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलो। अरे किया ना अल्डिहाइड कीटोन्स में, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, सबसे छोटा कीटोन, 3 कार्बन का एसीटोन। पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक, अभी तो नॉर्मल चल रहा है। हाँ, लिखा क्या? एसीटोन एट 313 केल्विन। मैं लिखूंगा इधर टेम्परेचर, कोई यूज होता है क्या टेम्परेचर का? वो कंफ्यूज करने के लिए रहता है। लिख दो डायरेक्ट ऐसे, एट 313 केल्विन। लिख दिया तुम लोगों ने? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एट दिस टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एट दिस टेम्परेचर, the vapor pressure of pure acetone at this temperature, लिखा at this temperature is 0.526 atm। 0.526 atm। atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिखा क्या? कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। if the molar mass of the substance is 273.52 into 10⁻³ kg पर मोल, किलोग्राम पर मोल में दिया इस बार तो मोलार मास। ये सब्सटेंस का है, दो ही चीजें, एक सब्सटेंस और एक एसीटोन है क्वेश्चन में। ये सब्सटेंस क्या दिया है? एसीटोन का हम लोग निकाल लेंगे, उसमें क्या। चलो भाई हो गया, लिखा क्या? स्टार्ट करते हैं, इतना ही है। हाँ लिखा है ना सबने? आ जाओ जरा ध्यान दो इधर, सबका ध्यान इधर। चेक करो दोनों केजी, क्या दोनों में मैं डब्ल्यू लिख दूं? बताओ, चेक करो, बड़ा कौन छोटा कौन, 1 कौन 2 कौन, बोलो। 26.2 को क्या लिखूं मैं? जल्दी बोलो। W2 ना, और ये W समझा कैसे? बड़ा नंबर है। अच्छा ये तो प्रेशर। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे दो चीज बोला था, एक है सब्सटेंस, अननोन सब्सटेंस, और दूसरा क्या है? एसीटोन। ये दोनों में से बोलो कौन क्या है फटाफट। ये कौन है और ये कौन है?
बोलो ना जल्दी, ये क्या है? ये अननोन सब्सटेंस है ना, अरे क्वेश्चन में लिखा है यार। और ये कौन है? एसीटोन, लिखा है ना क्लियर। ये जो मास, मोलार मास दिया है वो क्वेश्चन में क्लियर बोला है, ये मोलार मास सब्सटेंस का है। चेक करो, सब्सटेंस 2 है ना, अरे 2 है ना सब्सटेंस, तो ये किसका मोलार मास? क्या लिखूं मैं, M1 के M2? करेक्ट, M2। और क्वेश्चन में क्लियर बोला ये वेप, अरे इधर पढ़ो जरा, वेपर प्रेशर किसका पूछा है फाइंड करने? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मतलब P1 निकालने बोला, फिर तो कंफर्म ये P1 नॉट है। समझ रहे हो? नहीं समझा? नॉर्मल है। अभी कैलकुलेशन, एक मिनट, एसीटोन का मोलार मास निकालना पड़ेगा ना, 5 चाहिए, 4 ही दिख रहा है। M1 मतलब एसीटोन, सबको मालूम ना एसीटोन कैसा दिखता है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये है एसीटोन। गिनो कितने कार्बन, गिनो कितने कार्बन? 3 ना, तो 12 × 3 36, प्लस गिनो कितना हाइड्रोजन? 6 ना, 6, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा। ऑक्सीजन गिनो, एक ही है, तो 16, जरा प्लस कर लो, 42 और 58 ना, 58, यहाँ पे आएगा ये 58, करेक्ट है? समझ रहे हो ना कैसा है? तो ये अपन ने निकाल दिया क्या, मोलार मास। किसका मोलार मास निकला जरा बताओ? एसीटोन का है, सब्सटेंस का है, किसका है? जल्दी बोलो, किसका? एसीटोन का मोलार मास अपन ने निकाल दिया। चलो, तो एसीटोन का मोलार मास का यूनिट बताओ जल्दी। ग्राम पर मोल लिखो क्या किलोग्राम पर मोल लिखो? जल्दी जल्दी, सही यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। अब अगर तुमको चाहिए तो तुम बनाओ ना किलोग्राम, लेकिन डायरेक्ट किलोग्राम नहीं लिख सकते हो, बनाओ किलोग्राम, बनाओ बनाओ। 10⁻³ किलोग्राम पर, समझ रहे हो ना ये सब चीज? चलो, हमारा पूरा कंटेंट रेडी है, ये पूरा का पूरा गिवन का पार्ट था हमारे पास, ये मेरा टू फाइंड वाला पार्ट है। टू फाइंड फॉर्मूला सबको आता है? फॉर्मूला सबको आता है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, बोलो क्या आएगा सॉल्यूशन? डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बोलो क्या फॉर्मूला? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, आंसर W2/W1 इंटू M1/, तुमको क्या चाहिए पहले चेक कर लो, क्या चाहिए? P1, देखो P1 अलग करना पड़ेगा इस बार, इतना इजी नहीं है P1 निकालना, ये तुमको अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए पहले P1 नॉट को भेज देता हूँ वहाँ पे, चलेगा? P1 नॉट उधर देख लो, मैं P1 नॉट को वहाँ भेज रहा हूँ, ये वाला जो P1 नॉट है इसको यहाँ से हटा दिया, P1 नॉट यहाँ से हटा दिया और P1 नॉट को इंटू में भेज दिया, चलेगा? देख लो, चलेगा? हाँ, तो ये हो गया ऐसा रेडी। हाँ, अब तुमको यहाँ पे अब वैल्यू डाल देंगे। सुनो, सॉल्व कैसे होगा? तुम्हारे पास हर एक वैल्यू है, कोई टेंशन नहीं, सब वैल्यू है। तुमको अगर P1 निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान दे रहे हो? इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये -P1 को यहाँ लाएंगे और इसको इधर ला के P1 नॉट से माइनस कर देंगे। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, 2 स्टेप में आंसर आएगा। पहले इसका आंसर निकालना पड़ेगा लॉग लगा के, फिर जो भी आंसर आया उसको अंदर लाएंगे, P1 को उधर लेके जाएंगे, तो जाके तुमको P1 मिलेगा। इसका भी तो वैल्यू डालना पड़ेगा। चलो चलो, W2 बताओ, W2 किधर गया? अरे हाँ, है ना यहाँ पे। W2 हमारे पास है 26.2, वो तो पावर कट हो जाएगा, kg अपॉन W1 112 kg, समझ रहे हो ना? M1 किधर गया? M1 यहाँ पे मेरे पास है 58 इंटू 10⁻³ kg पर मोल, साथ में लिखो, अपॉन M2 भी मेरे पास है, M2 का मेरे पास आंसर है 273.52 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, सही ना? ये हो गया। इंटू में P1 नॉट भी है, P1 नॉट निकाला मैंने किधर, तो देखो यहाँ पे है 0.526 ATM। चलो यूनिट कट कर लेते, यूनिट kg किलोग्राम पर मोल, किलोग्राम पर मोल, बस इतना ही है ना? 10⁻³ भी जा रहा है, करेक्ट। और कुछ? बस, बराबर है। अब सुनो कैलकुलेशन क्या रहेगा। कैलकुलेशन ऐसा है कि तुम लोग इसको कट, किधर कट विट होता है क्या? 58 का डबल नहीं, हाँ -3 है, इसको मैंने कट किया ना W1 के साथ, हाँ कट किया W, ये दोनों को कट किया मैंने, 10⁻, डायरेक्ट कर दिया। ये देख, W2 में भी ये था, W1 में भी था, तो दोनों का 10⁻³ कट करने के बाद लिखा है, बराबर। हाँ, तो फिर वही लॉग लगाएंगे, और क्या है, लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने लायक नंबर है ना, जरा चेक कर लो तुम्हारे पास। एक कुछ कंडीशन है लॉग के, याद है ना? पहला कंडीशन 0 पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ऊपर के नंबर बड़े होने चाहिए, नीचे के नंबर छोटे। तो 112, 100 दिख रहा है, 112 बड़ा नंबर है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा अपने को, और ये भी बड़ा है, ये दोनों नंबर को छोटा कर देंगे और ऊपर के नंबर को बड़ा कर देते हैं। चलो
तो ऊपर मेरे पास क्या क्या है 26.2 है और इंटू मेरे पास 58 भी है और ये 0 पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, बड़ा कर दो उसको, 526 कर दूं, अरे 526 कर दिया इंटू 10 का पावर -3 चलेगा 0.5, हाँ ATM तो यूनिट रहेगा ही, अपॉन अपॉन अपॉन, ये नंबर छोटे चाहिए अपने को, इतने बड़े बड़े नंबर गड़बड़ कर देंगे तुम्हारे लॉग में, तो छोटा करो दोनों को। ये दोनों नंबर ऊपर के नंबर से छोटा, 273 तो 526 से छोटा है ये, 112 को ना ये 58 से छोटा कर देते हैं, तो मैं 11 इसको ना 112 को लिख देता हूँ 11.2 चलेगा, और इसको भी थोड़ा राउंड ऑफ कर लेते हैं जिससे मेरा पावर कट जाए, मेरे को 10⁻³ लाना है, एक तो ला दिया मैंने यहाँ पे, दो यहाँ से ला देता हूँ, 2.735 लिख दूँ, समझ रहे हो, मैंने 2 स्टेप पीछे यहाँ से आया हूँ मैं यहाँ पे, और इधर 1 स्टेप, बोलो कितना स्टेप टोटल, नीचे कितना स्टेप पीछे आए हम लोग, 3 स्टेप ना, जब अगर हम लोग नीचे 3 स्टेप पीछे आएंगे तो इंटू में 10⁻³ लिखना पड़ेगा, सही है, क्यों लिखा रहेगा तुमको समझ में आ गया रहेगा, क्यों लिखा बोलो, डायरेक्ट कट हो रहा है ना, बराबर है। अब तुम्हारा काम है तुम इसमें लॉग लगाना, और तुम्हारा आंसर में देखो यूनिट क्या बच रहा है, और प्रेशर का यूनिट ATM ही रहेगा, क्योंकि एक प्रेशर तुमको ऑलरेडी ATM में दिया तो दूसरा प्रेशर भी ATM में आएगा। लेकिन सुनो, ये कैलकुलेशन करने के बाद इसका एक नंबर में आंसर आएगा, मैं इधर से डायरेक्ट नंबर लिख देता हूं, तुम लोग कैलकुलेशन करना, कर लोगे ना, ये कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है, तुम्हें एक आइडिया दे दूं ना एटलीस्ट कैसे करना है, मैं डायरेक्ट यहां से एक नंबर लिख देता हूं, और ये नंबर मेरे पास यहां पे आया है 260.9, ध्यान दो, ये जो नंबर मेरे को मिला है आंसर में 260.9 इंटू 10⁻⁻4 ATM, ध्यान दो, इधर देखो इधर देखो, जब ये तुम लोग पूरा सॉल्व करोगे लॉग लगाने के बाद वैसा आंसर आएगा, लेकिन इसके पीछे जरा ध्यान दो क्या है, P10 माइनस P1, P10 माइनस P1, चलो P10 का वैल्यू डालो, P10 कितना है 0.526 माइनस क्या है P1, करेक्ट है। एक काम और करेंगे, ये -4 अंदर दे दो, -4 अंदर दो, जरा बताओ कितना आएगा, 0.526 माइनस P1 इज इक्वल टू, अंदर दो 0.02609 ना, ATM ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुम कर लेना ना कैलकुलेशन, उसमें क्या है। हाँ, अब P1 चाहिए तो -P1 को उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो -P1 वहां पे जाके P1 बन गया, इसको अंदर लेके आता है, इधर ऑलरेडी 0.526 था, इसको अंदर लाओ तो माइनस में आ जाएगा ना, ये माइनस में 0.026, अब 09 हटा के लिखना है तो 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ऐसा राउंड ऑफ 4 डिजिट का। चलो माइनस करो, ये 10 होएगा ना, ये 5 से ये 15 कर लेते हैं, इसको 1 करते 11 करके इसको 4 माइनस करो, लास्ट सम जल्दी बोलो, बोलो फटाफट, 9, ये भी 9 शायद ना, ये भी 9, ये भी 9, ये 4, 0.4999 मतलब 0.5 रहेगा ना, 0.4 समझ लो ना क्या दिया है, 0.5 एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट मतलब ये तो मैंने डायरेक्ट उठा के लिखा वहां से, तुम निकाल लोगे ना, लेकिन अरे लॉग लगाने सिखाया ना यार। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आएगा P1 का आंसर 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो तो इतने पे वाइंड अप करते हैं, लिख लो फटाफट, लिख लो या तो तुम्हारी मर्जी।